वो कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है। रूस की सबसे कमजोर नस भारत के हाथ में आई, जिसके बाद रूस भी पलट गया। चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत ढेर सारे डॉलर रूस को देने वाला है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं पंजशीर में अम्बुस घाटी में घेर लिया है तालिबानियों को नॉर्दर्न अलायंस ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस के बीच संबंध खराब हो रहे थे, और ये संबंध इस कदर खराब हो रहे थे कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने तो पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया था कि पश्चिमी दुनिया अब भारत को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है और भारत अपना इस्तेमाल होने दे रहा है। जो साफ दिख रहा था कि रूस और भारत के बीच खटास काफी बढ़ चुकी है। और जब वजहें ढूंढ कर निकाली गयी तो सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने डिफेंस ट्रेड कम कर दिया है रूस के साथ। भारत बड़ी मात्रा में डॉलर्स देने वाला है रूस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रूस के साथ डिफेंस के मामले में कोई बड़ा समझौता करने वाला है। भारत अब ऐसा कोई खास समझौता रूस के साथ डिफेंस के क्षेत्र में नहीं करेगा, क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना अब कोई भी रशियन फाइटर जेट्स नहीं लेना चाहती है। लाख चेकमेट के जरिए भारत को अपने महत्वपूर्ण ग्राहकों में एक दिखलाने की कोशिश करता हो रूस, लेकिन भारत नहीं लेना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास रूस के जो मिग सीरीज के लड़ाकू विमान हैं, उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं निकली। बराबर एक्सीडेंट और क्रैशेस की कहानी सुनने को मिली, जिसमें कितने ही हमारे पायलट शिकार हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वही हथियार भारत को देगा, वही चीन को देगा, तो फिर इसमें भारत को क्या फायदा होगा। अगर भारत और चीन में लड़ाई होगी तो अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी पता है, अच्छी तरीके से सब कुछ पता है, ऐसे में भारत का पलड़ा भारी होगा नहीं। तो रूस से डिफेंस ट्रेड तो भारत करने से रहा। अब रूस का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि चीन और रूस का व्यापार है 110 बिलियन डॉलर का, और भारत और रूस का व्यापार कितना है, मात्र 10 बिलियन डॉलर का। ऐसे में जाहिर सी बात है चीन को ज्यादा तवज्जो देगा, भारत को तवज्जो नहीं देगा। पर जब पिछली बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे रूस, तब पुतिन ने उन्हें एक प्रोजेक्ट को दिखलाया, और ये प्रोजेक्ट था उनका एनर्जी सेक्टर जो वोस्तोक शहर में था। वोस्तोक शहर में ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि इसमें प्राकृतिक गैस और तेल निकालने का काम था, पर यहाँ पर चाहिए हैवी इन्वेस्टमेंट, और रूस वैसे तो ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से चीन से भी करवा सकता था, लेकिन रूस चाहता था इस प्रोजेक्ट पर भारत पैसे लगाए ताकि एक शक्ति संतुलन बना रहे, बाद में चीन कुछ भी गड़बड़ न कर पाए। अगर चीन पूरा निवेश करता है तो जो श्रीलंका का हाल हो गया, कहीं वैसा ही हाल न हो जाए। अब आपको बता दे, रूस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि रूस के पास इस वक्त पैसे नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर चीन के ऊपर निर्भर है। रूस जानता है कि चीन भविष्य में रूस के लिए खतरा बनेगा। व्लादिवोस्तोक के लिए लड़ाई उनकी हो भी चुकी है, और जैसे जैसे यहाँ से खनिज संपदाएं या फिर गैस और ऑयल्स निकलने लगेंगे, वैसे वैसे चीन की नजरें और भी ज्यादा लालची होंगी। पर उसकी अर्थव्यवस्था इस वक्त कमजोर नस बन गई है, जिसकी वजह से वह न चाहते हुए भी चीन के साथ साथ ही चल रहा है। ऐसे में अब भारत ने फैसला कर लिया है कि भारत रूस के इस बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ा स्टेक खरीदेगा, यानी कि बड़ा पैसा लगाएगा, और इस बड़ा पैसा को लगाने की वजह से रूस और भारत के बीच जो दूरी है वो थोड़ी कम होगी। चीन और भारत में युद्ध हो तो रूस का साइलेंट रहना बेहद जरूरी है। अगर रूस ने चीन का साथ दे दिया तो फिर समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में ये बेहद जरूरी है कि आप सामने वाले देश के लिए काम के बने रहो, और सामने वाला देश भी आपके लिए काम का बना रहे। जैसे कि पाकिस्तान जब तक काम का था अमेरिका का, तब तक उसने इस्तेमाल किया, और उसके बाद डॉलर्स भेजने बंद कर दिए। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में ऐसी ही चीजें चल रही है, और ये सोचना कि दोस्ती और दुश्मनी ये परमानेंट होती नहीं है। जैसे जिस देश की जरूरत होती है वो
वो जरूरत पूरा करना चाहता है। जैसे हम नहीं मान रहे हैं कि हम रूस के हथियार नहीं खरीदेंगे, वैसे ही रूस को भी हक है कि वो अपने रिलेशंस दूसरे देश से बढ़ाए। ऐसे में काम आती है तो सिर्फ कूटनीति काम आती है और कुछ भी काम नहीं आता। खैर, इस प्रोजेक्ट में भारत की एंट्री से सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो चीन है। वहीं दूसरी तरफ खबरें अब निकल कर आ रही है पंजशीर से। पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमाने में तालिबान को 1 हफ्ता 10 दिन लगा, लेकिन पंजशीर में पिछले 5 से 7 दिन से लड़े जा रहा है तालिबान, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यहाँ तक कि चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार जो अमेरिका हथियार छोड़ के गए हैं, एडवांस हथियार छोड़ के गए हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा है तालिबान। एक के बाद एक सेना की गाड़ियां पहुंचती जा रही है। एक लेयर ढेर नहीं होता है कि दूसरा लेयर पहुंच जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजशीर के लड़ाके कब तक इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। वैसे तो इस बार जब वो आए तो अम्बुस की घाटी में उसे फंसा लिया पंजशीर के लड़ाकों ने और ऊपर से दाग दी, जिसकी वजह से 40 तो वहीं ऊपर चले गए और 30 से 35 को बंधक बना लिया गया है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है पंजशीर को लड़ाकों की, हथियारों की और लोगों की। पंजशीर की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2 लाख है। अब इसमें से कितने हैं जो लड़ाके हैं ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादा मारा, लेकिन सच्चाई क्या है ये निकल कर सामने नहीं आ रही है। कुछ आर्टिकल ये कह रहे हैं कि तालिबानी लड़ाकों को कुछ बढ़त मिल रही है, तो वहीं कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक कोई बढ़त नहीं मिली है, वो मुंह की खा रहे हैं। पर इतनी सच्चाई तो आप जान ही लीजिए, पंजशीर की बनावट ऐसी है कि ऊपर बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के असली सोल्जर यानी कि नॉर्दर्न अलायंस और नीचे से वार कर रहा है तालिबान। ऊपर बैठे सैनिक को एक सैनिक का मुकाबला करने के लिए नीचे से 9 सैनिकों की जरूरत होगी, यानी ऊपर बैठा नॉर्दर्न अलायंस का एक लड़ाका तालिबान के 9 लड़ाकों पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि ये मानकर चलिए कि तालिबानी बड़ी संख्या में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब कितनी फोर्सेस भेज रहा है तालिबान और कितने हथियार इस्तेमाल करता है, इस पर टिकेगा आगे की लड़ाई। और पंजशीर को कौन कौन से देश हैं जो साथ देंगे, लड़ाई के लिए हथियार देंगे, उस पर भी निर्भर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पंजशीर को पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही है? और ये जो आज मदद नहीं मिल रही है वो भविष्य में इस सेक्टर में रहने वाले हर देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।